हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ वर्षा भारद्वाज। और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का क्लास 11 का चैप्टर 4 कार्यपालिका। ये पार्ट 3 है और इसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम कार्यपालिका हमने 2 और पार्ट पढ़ लिए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं 3rd पार्ट, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। भारत के प्रधानमंत्री का पद उल्लेख किए बिना भारतीय सरकार का राजनीति की कोई चर्चा नहीं हो सकती। इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे कि अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री, उसके पद के बिना, उसकी पोस्ट के बिना हम भारतीय सरकार के बारे में सोच सकें या पढ़ सकें, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। संसदीय शासन में यह ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। यानी जो संसदीय व्यवस्था है उसमें क्या ज़रूरी है कि जो लोकसभा है उसमें प्रधानमंत्री को बहुमत मिलना ही चाहिए। बहुमत का यह समर्थन भी प्रधानमंत्री को बहुत शक्तिशाली बना देता है। यानी इससे जो उसकी पावर है वो और शक्तिशाली, यानी उसको और ज़्यादा पावर मिल जाती है। किसको? प्रधानमंत्री को। कब? जब उसको लोकसभा में बहुमत मिल जाता है। जैसे ही प्रधानमंत्री बहुमत का समर्थन खो देता है, वह अपना पद भी खो देता है। यानी वो अपने पद पे काम कर रहा है तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसको लोकसभा में बहुमत मिला हुआ है। अगर वो लोकसभा में बहुमत खो देता है, दैट मीन्स वो अपनी पोस्ट, अपना पद, सब कुछ वो खो सकता है। फिर वो हकदार नहीं है उस कुर्सी का। स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में बहुमत बना रहा, जिससे उसी का नेता प्रधानमंत्री बनता रहा। यानी कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता के बाद से कांग्रेस पार्टी जो है कई सालों तक सत्ता में रही। क्यों? क्योंकि उसको लोकसभा में बहुमत मिलता रहा और बस उसी पार्टी का जो लीडर था वो प्रधानमंत्री बनता रहा। 1989 से अनेक ऐसे अवसर आए जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। यानी 89 के जो इलेक्शन हुए उनमें ऐसा मोड़ आया, ऐसी व्यवस्था हुई कि जो बहुमत था वो किसी भी एक दल को पूरा नहीं मिला, कंप्लीट बहुमत एक पार्टी को नहीं मिला। अनेक राजनीतिक दलों को तालमेल कर गठबंधन बनाना पड़ा जिससे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। इस परिस्थिति में जो नेता सहयोगी दलों का अधिकतर स्वीकार होता था वह प्रधानमंत्री बनता था। यानी कि इसमें क्या था कि एक पार्टी को या पूरे एक लीडर को, जैसे कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल रहा था, अब वो नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या था कि अब यहाँ पे गठबंधन सरकार बनने वाली थी। यानी कोई एक पार्टी ऐसी नहीं थी जिसको पूरा बहुमत, कंप्लीट बहुमत मिला हो। तो अब यहाँ पे गठबंधन सरकार बनेगी और जिस नेता की जो परिस्थिति है, जिसको सबसे ज़्यादा बहुमत मिला होगा, उस लीडर के पार्टी में गठबंधन सरकार बनाई जाएगी। औपचारिक रूप से जिस नेता को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यानी क्या बता रहे हैं? जिसको लोकसभा में बहुमत मिलता है, राष्ट्रपति उसे ही प्रधानमंत्री बनाता है। प्रधानमंत्री तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन कौन मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों में पद, स्तर और मंत्रालयों का आवंटन करता है। यानी प्रधानमंत्री ही डिसाइड करता है कि मंत्रिपरिषद में कौन से लोग होंगे। और प्रधानमंत्री ये भी तय करता है कि जो मंत्री है उनका जो पद है, मंत्रालय जो है, वो किसको आवंटन करना है, यानी किसको चुनना है, वही प्रधानमंत्री खुद डिसाइड करता है। प्रधानमंत्रियों को उनकी वरिष्ठता और राजनीतिक महानता महत्व के अनुसार मंत्रिमंडल का मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री बनाया जाता है। यानी क्या बता रहे हैं? जो मंत्री होता है उनकी वरिष्ठता और राजनीतिक महत्व, यानी पॉलिटिक्स में वो किस हिसाब से काम कर रहे हैं, उसकी वरिष्ठता कितनी है, उसके अनुसार उसे मंत्रिमंडल का मंत्री बनाया जाता है, राज्य मंत्री बनाया जाता है और उप मंत्री भी बनाया जाता है। इसी प्रकार राज्यों में मुख्यमंत्री अपने दल या सहयोगी दलों से मंत्री चुनते हैं। यानी जो मुख्यमंत्री होते हैं वो क्या करते हैं? अपने सहयोगी, जो भी उनके साथ में काम करने वाले लोग होते हैं, उनमें से दल या दलों में से कुछ मंत्रियों को चुनते हैं। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। यानी जो मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हो या फिर कोई मंत्री हो, इन सभी के लिए क्या कंपलसरी है कि पार्लियामेंट में इनका सदस्य होना, पार्लियामेंट में, संसद में इनका सदस्य होना अनिवार्य है, तभी ये आगे कुछ कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं, तभी कुछ होगा। संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ेगा। यानी क्या बता रहे हैं, अगर कोई बिना बहुमत के बिना संसद का सदस्य हुए, यानी पार्लियामेंट में वो व्यक्ति जो है किसी भी सभा का सदस्य नहीं है, ना ही वो लोकसभा में ना ही राज्यसभा में संसद का सदस्य नहीं है, और वो व्यक्ति प्रधानमंत्री या फिर कोई भी मंत्री बन जाता है, तो 6 महीने के अंदर ही उसको सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ेगा। यानी या तो वो बहुमत हासिल कर ले या फिर उसको हटा दिया जाएगा, वो काम ऐसे नहीं कर सकता। ओके, आगे विधायिका वाला जो चैप्टर है उसमें हम काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, और ये भी है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि जो शासन है, शासन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो कार्यपालिका है, और कार्यपालिका सतत रूप से विधायिका के नियंत्रण और देखरेख में रहती है। यानी जो कार्यपालिका है वो क्या करती है, विधायिका का जो भी काम है उस पर नियंत्रण भी करती है और उसकी देखरेख भी करती है। शासन में जो सबसे बड़ी विशेषता है संसदीय शासन में वो यही है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। यानी जो मंत्रिपरिषद है लोकसभा के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है, सामूहिक रूप से। इस प्रावधान का अर्थ है कि जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। यानी इसका मतलब क्या है, जो भी सरकार लोकसभा में अगर उसका बहुमत जो है, उसका जो विश्वास है वो खो देती है, लोकसभा में लोग उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स कि उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा, उसे रिजाइन देना पड़ेगा, वरना वो ऐसे नहीं टिक सकता आगे तक। इस सिद्धांत के अनुसार मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी समिति है और वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। यानी क्या बता रहे हैं कि ये जो इसी सिद्धांत के अनुसार क्या है, जो मंत्रिपरिषद है वो संसद की एक कार्यकारी समिति है, यानी काम करती रहती है, और वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। यानी संसद का एक प्रतिनिधि है, उसका एक हिस्सा है, और वो पूरा ग्रुप बना के क्या करती है, शासन करती है। जो शासन है वो उसमें मतलब चलाती है, शासन को कार्यरत है। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। यानी जो सामूहिक उत्तरदायित्व है मंत्रिमंडल का, वो उसकी एकजुटता है, यानी एक होकर जो वो काम करते हैं, इस सिद्धांत पर आधारित है। इसकी भावना यह है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। देखो इसमें कितनी इम्पोर्टेंट है मेजॉरिटी। क्या बता रहे हैं कि अगर किसी भी एक मंत्री के परिषद के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो जो पूरी मंत्रिपरिषद है उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा, यानी एक की सज़ा जो है वो पूरे ग्रुप को दी जाएगी। इसका अर्थ यह भी है कि यदि कोई मंत्रिमंडल की नीति या निर्णय से सहमत नहीं तो उसे उस निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए या त्यागपत्र दे देना चाहिए। यानी जो भी इसका मतलब ये भी है कि कोई मंत्री है या फिर उसका मंत्रिमंडल है, उसमें जो नीतिगत निर्णय लिए गए हैं वो उससे सहमत नहीं है तो वो उस निर्णय को स्वीकार कर ले, ये हो सकता है, या फिर वो त्यागपत्र दे दे। दोनों चीज़ में से वो किसी भी ऑप्शन को टिक कर सकता है। जिस नीति के बारे में सामूहिक उत्तरदायित्व हो उसे मानना या उसे लागू करना सभी मंत्रियों के लिए ज़रूरी है। यानी जो भी डिसीज़न है, जिस नीति के बारे में बात हो रही है, वो सामूहिक जो उत्तरदायित्व है उसे मानना या उसे लागू करना सभी मंत्रियों के लिए ज़रूरी है। यानी जो उत्तरदायित्व ठहरा रहे हैं उसको या तो तुम मान लो या फिर उसे लागू करना सभी मंत्रियों के लिए, सब पे लागू करना ऐसा कंपलसरी है, ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। ओके, अब ये नीचे वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या है, पावर क्या है, वो कैसे काम करता है, क्या नहीं है, क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, अच्छे से आएगा एग्ज़ाम में। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों में से एक की शक्तियाँ ज़रूर आता है, चाहे पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में स्थान सर्वोपरि है, यानी सभी जानते हैं चीज़। तो
बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी मंत्रिपरिषद अस्तित्व में तभी है जब प्रधानमंत्री है। मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ ग्रहण कर लेता है। यानी जब प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण कर लेता है तभी मंत्रिपरिषद अस्तित्व में आती है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है, जबकि किसी मंत्री की मृत्यु, हटाए जाने या त्यागपत्र के कारण मंत्रिपरिषद में केवल एक स्थान खाली होता है। देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री है वो मर जाए या फिर वो त्यागपत्र दे दे तो पूरी मंत्रिपरिषद जो है भंग हो जाती है। लेकिन अगर कोई जो मंत्री है वो मर जाए या त्यागपत्र दे दे तो उस टाइम पे क्या होता है, वो केवल एक स्थान खाली होता है। यानी कि प्रधानमंत्री इम्पोर्टेंट है, इसीलिए पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो रही है। लेकिन मंत्री कोई एक मर जाए या वो त्यागपत्र दे दे तो उसका स्थान खाली होगा, पूरी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती है। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी ओर राष्ट्रपति और संसद के बीच एक सेतु का काम करता है। यानी जो प्रधानमंत्री है वो और मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति और संसद, यानी प्रधानमंत्री जो है एक तरफ मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति और संसद, इन तीनों के बीच एक सेतु का काम करता है। यानी एक कनेक्शन है इन तीनों में बहुत अच्छा, जो कि काम की जो कॉन्टिन्यूटी है वो बनी रहती है, काम लगातार चलता रहता है। उसके बाद इसी भूमिका के कारण पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी। यानी इसी कॉन्टिन्यूटी की वजह से, यानी जो काम का ये प्रोसेस है कॉन्टिन्यू रहता है, यानी वो एक सेतु के रूप में काम करता है, इतना अच्छा रोल प्ले करता है। इसीलिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने जो सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी, किसको, प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक दायित्व भी है कि वह सभी संघीय मामलों के प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करें। यानी क्या काम है, संवैधानिक ये उत्तरदायित्व है उसका ये काम है, क्या करे प्रधानमंत्री, कि जितने भी संघीय मामले हैं और जितना भी वो प्रशासन है, कानूनी मामले हैं, इन सब चीज़ों के बारे में वो राष्ट्रपति को बताए। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित होता है और सरकार की नीतियों के बारे में निर्णय लेता है। यानी जितने भी इम्पोर्टेंट जो निर्णय होते हैं, डिसीजन होते हैं इम्पोर्टेंट, उन सब में इन्वॉल्व होता है और जो सरकार की नीतियाँ होती हैं उन सब के बारे में डिसीजन लेता है। कौन, प्रधानमंत्री। इसी प्रकार प्रधानमंत्री की शक्तियों के अनेक स्रोत हैं, जैसे मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, लोकसभा का नेतृत्व, अधिकारी जमात पर आधिपत्य, मीडिया तक पहुंच, चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और विदेश यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि आदि। यानी ये जो इतने काम हैं इन सब चीज़ों पे कौन कंट्रोल करता है, प्रधानमंत्री। विदेश नीतियाँ जो होती हैं उनके दौरे पे जाना, यानी दूसरे देशों में जाना, तो अपने यहाँ राष्ट्रपति नहीं जाता, भारत में प्रधानमंत्री जाता है, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और उनका प्रयोग तत्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यानी जो प्रधानमंत्री की पावर है वो प्रधानमंत्री की पावर और उसका जो प्रयोग है वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे परिस्थिति, कंडीशन क्या है। जब भी किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिला तब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्तियां निर्विवाद रहीं, परंतु जब राजनीतिक दलों के गठबंधन की सरकारें बनी तब ऐसा नहीं था। क्या बता रहे हैं कि जो भी सरकार की शक्तियां हैं, पावर्स हैं, वो डिपेंड करती हैं कि जो पॉलिटिक्स में परिस्थिति है, यानी कंडीशन कैसी है, उस हिसाब से कुछ भी डिसाइड किया जा सकता है, अपनी मर्जी से नहीं। जैसे लोकसभा की अगर बात करें, लोकसभा में क्या होता है कि जो दल है उसको लोकसभा में बहुमत मिला, ठीक है, तब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्तियां निर्विवाद हैं, यानी उसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन अगर ये जो जब राजनीतिक दल के गठबंधन जो है इनमें सरकारें बनी तब ऐसा नहीं था। यानी जब गठबंधन सरकार बनी तब ये चीज़ नहीं थी, लेकिन उससे पहले था कि जो राजनीतिक दल है उसको लोकसभा में बहुमत मिले तभी वो प्रधानमंत्री बनेगा और जो मंत्रिमंडल है उनकी शक्तियाँ जो है निर्विवाद रहेंगी।
उसके बाद हम बात करते हैं 1989 में हमने भारत में अनेक गठबंधन सरकारों को देखा, यानी 1989 में हमने क्या करा है, बहुत सारी गठबंधन सरकारें बनी थी उस टाइम पे। इनमें से कई सरकारें लोकसभा की पूरी अवधि के लिए सत्ता में न रह सकी। बहुमत समाप्त होने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया या वे हटा दी गई। यानी क्या बता रहे हैं इसमें कि या तो उनको कंप्लीट बहुमत मिला नहीं, और मिला भी तो वो चल नहीं पाए, या फिर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इन घटनाओं से संसदीय शासन का कामकाज प्रभावित हुआ, यानी संसदीय शासन का जो भी कामकाज था वो काफ़ी अफेक्टेड हुआ। इन सिलसिलों में पहली बात तो यह है कि इन घटनाओं से प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों की भूमिका बढ़ी, यानी जो राष्ट्रपति इनको प्रधानमंत्री को चुनता है उसमें जो भूमिका थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, उसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ गई। दूसरा, इस अवधि में गठबंधन राजनीति के कारण राजनीतिक सहयोगियों में परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिसमें प्रधानमंत्री की सत्ता में कुछ सेंध लगी है। यानी क्या बता रहे हैं, दूसरी अवधि में क्या हुआ था कि जो गठबंधन की राजनीति है उसके कारण जो सहयोगी परामर्श है, यानी जो भी सलाह लेते थे उनमें काफ़ी प्रवृत्ति बढ़ी, यानी चेंज हुआ काफ़ी, जिससे प्रधानमंत्री जो था उसकी सत्ता में कुछ सेंध लगी, जैसे मतलब रुकावट आई, या कह सकते हैं हम। तीसरे, इसमें प्रधानमंत्री के अनेक विशेषाधिकारियों जैसे मंत्रियों का चयन और उनके पद स्तर तथा मंत्रालय के चयन पर भी कुछ अंकुश लगा है। यानी अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरे में क्या बता रहे हैं कि जो उनका पद स्तर है, मंत्रालय का जो चयन करना है, उनको चुनना है, इन पर अंकुश लगाया गया, और उनके जो विशेष अधिकार हैं उन सबको भी सिलेक्ट किया गया प्रधानमंत्री के। उसके बाद फोर्थ है हमारा, प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को भी अकेले तय नहीं कर सकता है। यानी जो प्रधानमंत्री है वो सरकार की नीतियों को और जो भी उनका कार्यक्रम है उनको अकेले डिसाइड नहीं कर सकता। चुनाव के पूर्व और चुनाव के बाद विभिन्न विचारधारा वाले अनेक राजनीतिक दल सहयोग करके सरकार बनाते हैं। यानी क्या बता रहे हैं, चुनाव के बाद क्या होता है, कई सारे जो दल होते हैं, जितनी भी विचारधाराएं होती हैं अलग अलग, वो क्या करती हैं, सब बातचीत करके आपस में अच्छे से शॉर्ट आउट करके कोई भी चीज़, यानी कोई भी जो विचारधारा है उसको बनाते हैं। यानी चुनाव के पूर्व और बाद विभिन्न विचारधाराओं वाले अनेक राजनीतिक दलों सहयोग करके सरकार बनाते हैं। यानी जो भी विचारधाराएं होती हैं उनकी अलग अलग, उन पर काफ़ी बातचीत करते हैं, उसके बाद ही किसी सरकार को बनाते हैं। सहयोगी दलों के बीच काफ़ी बातचीत और समझौते के बाद ही नीतियाँ बन पाती हैं। यानी जो सहयोगी दल होते हैं वो काफ़ी बातचीत करते हैं, समझौते करते हैं, उसके बाद ही किसी नीति का निर्माण किया जा सकता है। इसी पूरी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री को एक नेता से अधिक एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़ती है। यानी इसमें क्या होता है, पूरी जो प्रक्रिया है इसमें प्रधानमंत्री को एक नेता से ज़्यादा एक मध्यस्थता की भूमिका निभानी पड़ती है कि दोनों पार्टी को अच्छे से हैंडल करके रखना है। तो इससे आगे हम बढ़ते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ना समझ आए वीडियो दोबारा देखें, समझ आ जाएगा, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। कुछ एक बदलावों के साथ राज्यों में भी ठीक इसी तरह की लोकतांत्रिक कार्यपालिका होती हैं। यानी कुछ बदलाव के बाद भी अगर हम बात करें, राज्यों में ऐसी ही लोकतांत्रिक कार्यपालिकाएं होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि राज्य में एक राज्यपाल होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यद्यपि प्रधानमंत्री की तरह मुख्यमंत्री भी विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, पर राज्यपाल के पास इससे ज़्यादा विवेकहीन शक्तियाँ होती हैं। यानी जैसे राज्यों में जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके पास शक्तियाँ होती हैं, उससे ज़्यादा शक्तियाँ राज्यपाल के पास होती हैं। बहरहाल राज्य के स्तर पर भी संसदीय व्यवस्था का प्रमुख सिद्धांत लागू होता है। यानी राज्य के स्तर भी जैसे जो हमारा मुख्यमंत्री होता है उससे ज़्यादा शक्तियाँ जो राज्यपाल के पास होती हैं, वैसे ही राज्य के स्तर पे जो संसदनात्मक जो व्यवस्थाएं हैं
उनका जो प्रमुख सिद्धांत लागू होता है वो यही होता है कि राज्यपाल को ज़्यादा पावर दी गई हैं। अब हम बात करते हैं स्थायी कार्यपालिका, नौकरशाही। तो आपको पता ही होगा कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी। तो पहले स्थायी इसकी बात करते हैं हम। यहाँ पे हमारी स्थायी कार्यपालिका है। मंत्रियों के निर्णय को कौन लागू करता है? शासन के कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। यानी इसमें क्या बता रहे हैं, जो शासन है उसमें कौन कौन शामिल होता है? कार्यकाल में जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका मंत्रीगण, और जो नौकरशाही होते हैं और प्रशासनिक मशीनरी वगैरह, इन सबको संगठित किया जाता है, एक साथ लिया जाता है। इनका काफ़ी बड़े बड़े काफ़ी विशाल ग्रुप होते हैं। इस ढांचे और सैन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए इसे नागरिक सेवा कहते हैं। यानी ये जो स्ट्रक्चर है इसको सैन्य सेवा देने के लिए ही इसे नागरिक सेवा कहा जाता है। सरकार के कई स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने तथा उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। यानी क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो भी अधिकारी होते हैं उनको नीतियाँ बनाने में और लागू कराने के लिए मंत्रियों का सहयोग लेते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं। लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि और मंत्री गण सरकार के प्रभारी होते हैं और प्रशासन उनके नियंत्रण और देखरेख में होता है। यानी जो भी लोकतंत्र में जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जो लोग होते हैं निर्वाचित, और जो भी मंत्रीगण होते हैं वही सरकार के प्रभारी होते हैं। यानी सरकार के लिए उन्हें काम करना पड़ता है और प्रशासन जो होता है उनके ही कंट्रोल में, उनके ही देखरेख में चलता है। संसदीय शासन में विधायिका प्रशासन को नियंत्रित करती है। यानी संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, विधायिका जो होती है वो प्रशासन को कंट्रोल करती है। यह मंत्री की जिम्मेदारी है कि वह प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखे। यह मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करे, पूरे प्रशासन पे राजनीतिक नियंत्रण यानी कंट्रोल, राजनीतिक कंट्रोल जो है वो बनाए रखे, कंटिन्यू रखे उसको। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। नौकरशाही से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। इसका अर्थ यह है कि नौकरशाही नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेगी। यानी क्या नौकरशाही से आशा की जाती है कि जो भी वो डिसीज़न ले, जो भी फैसला ले, उसमें किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन ना हो कि वो इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है या उस पार्टी को, जो राइट डिसीज़न हो उसी को चॉइस करे। प्रजातंत्र में यह संभव है कि कोई पार्टी चुनाव में हार जाए और नई सरकार पिछली सरकार की नीतियों की जगह नई नीतियां अपनाना चाहे। ऐसी स्थिति में ये प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी है कि वह नई सरकार को अपनी नीति बनाने और उसे लागू कराने में मदद करे। यानी यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो प्रजातंत्र होता है वहाँ पे पॉसिबल है कि जो भी नई पार्टी आई है वो हार जाए, उसके बाद जो पिछली सरकार है वो कुछ नई नीतियाँ बनाना चाहे तो उनको अपना सकती है। उसके अलावा क्या है कि जो प्रशासनिक मशीनरी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो क्या है कि जो सरकार नई नीतियों को बनाना चाहती है, उनको लागू कराना चाहती है, तो उनकी वो हेल्प करे। उसके बाद आज भारतीय नौकरशाही का स्वरूप बहुत जटिल हो गया है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीक तथा प्रबंधीय अधिकारी सम्मिलित हैं। यानी इसमें क्या बता रहे हैं कि आज हम भारतीय नौकरशाही की बात करते हैं तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है। इसमें बहुत सारी, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं, आगे प्रांतीय स्तर की जितनी भी सेवाएं, स्थानीय सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, ये लोक उपक्रमों के जो तकनीकी जो व्यवस्थाएं होती हैं, उन सब का प्रबंधन जो है, उन सब की जो जिम्मेदारी है, उन सबको इन अधिकारों में सम्मिलित किया गया है। हमारे संविधान निर्माता गैर राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से दक्ष प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को जानते थे। ये सिविल सेवा या नौकरशाही के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर चयनित करना चाहते थे। यानी क्या बता रहे हो, क्या चाहते थे कि किसी भी कोई योग्यता ना हो और ना ही उनमें कोई भेदभाव हो और ना ही चयन करने के लिए उनके साथ कोई भी किसी भी तरह की कोई भेदभाव वगैरह किया जाए, ताकि उनका चयन जो है काफ़ी आसान तरीके से किया जा सके। अतः भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग
को सौंपा गया है। यानी जो संघ लोक सेवा आयोग है वही इन मतलब सेवाओं की भर्ती करवाती है। ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। यानी इनका जो कार्यकाल है, काम करने का जो टाइम है वो फिक्स किया जाता है। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही इनको हटाया जा सकता है या उनको काम करने से रोका जा सकता है। दक्षता और योग्यता को आधार बनाकर भर्ती की जाती है, लेकिन संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही का हिस्सा बनने का मौका मिले। यानी क्या बता रहे हैं कि जो भी दक्षता है, योग्यता है, उनकी जो कैपेबिलिटी है और जो उनके पास नॉलेज है उसके आधार पर ही भर्ती की जाती है। और संविधान ये तय करता है कि जो भी पिछड़े वर्ग हैं, यानी जो दलित हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, जिनके साथ भी भेदभाव होता है, उन वर्गों को नौकरशाही का हिस्सा बनने का मौका मिले। यानी वो भी इन जो ये नौकरियां हैं इनमें पार्टिसिपेट कर सके, उनको भी एक मौका दिया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए संविधान दलित और आदिवासी के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। यानी उनके लिए रिजर्वेशन का जो प्रोसेस है उसको जारी किया गया। बाद में महिलाओं और अन्य पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण दिया गया। इन प्रावधानों से सुनिश्चित होता है कि नौकरशाही में सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होगा तथा सामाजिक असमानताएं सिविल सेवाएं में भर्ती के मार्ग पर रोड़ा नहीं बनेगी। यानी क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि ये बताया गया कि वुमेन को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उन सभी जातियों को भी भर्ती में कुछ रिजर्वेशन, कुछ आरक्षण की जो व्यवस्था है वो की जाएगी, ताकि ये जो सामाजिक असमानताएं हैं ये इसके बीच में ना आए। अगर कोई व्यक्ति ये सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहता है तो वो अपनी योग्यता के आधार पर कर सकता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा और रह रहा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS तथा भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। यानी ये केंद्र सरकार के अंदर में है, तो ये संघ लोक सेवा आयोग जो है वो इनका चयन करता है। ये अधिकारी प्रांतीय स्तर पर शीर्षस्थ नौकरशाही की रीढ़ होते हैं। यानी ये जो सर्विसेज होती हैं इनको कौन कंडक्ट करवाता है? केंद्रीय सरकार, जिनको UPSC वगैरह भी कहा जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद है सिविल सेवाओं का वर्गीकरण। अखिल भारतीय सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं, भारतीय पुलिस सेवा। केंद्र सेवाओं में कौन कौन सी है? भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा। प्रांतीय में प्रांतीय सिविल सेवा। इन चीज़ों इनका वर्गीकरण जो है ये 3 बेसिस पे किया गया है। आपको शायद पता होगा कि एक जिले का जिलाधिकारी, जिसे कलेक्टर कहते हैं, जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट जो अधिकारी है वो डिस्ट्रिक्ट का माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि जिला अधिकारी सामान्यतः IAS स्तर का अधिकारी होता है और वह केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सेवा शर्तों से नियंत्रित होता है। यानी केंद्र सरकार ने जो भी सेवाएं बनाई हैं, जो भी शर्तें रखी हैं, उनके कंट्रोल में होता है, उनसे बाहर वो काम नहीं कर सकता है। कौन? कोई भी सिविल सर्वेंट, जैसे IAS वगैरह। एक IAS अथवा IPS अधिकारी किसी एक राज्य के संबंध कर दिया जाता है जहां वह राज्य सरकार की देखरेख में काम करता है। क्या बता रहे हैं? जो IAS होता है या IPS होता है वो राज्य से संबंधित होता है और वह राज्य की सरकार की देखरेख में ही काम करता है। यानी जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो वो काम कर रही है उसी हिसाब से वो काम करता है, वहाँ अपनी मर्जी पर नहीं चला सकता है। लेकिन IAS IPS अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और वे केंद्र सरकार की सेवा में वापस जा सकते हैं। यानी वो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, तो वो वापस से केंद्र सरकार में जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि केवल केंद्रीय सरकार ही उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती हैं। यानी अनुशासनात्मक कार्यवाही जो है वो केंद्र सरकार ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता IAS IPS पे। उसके अलावा इसका अर्थ यह हुआ कि राज्यों के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी केंद्र सरकार की देखरेख और नियंत्रण में रहते हैं।
यानी जो भी राज्य के स्तर के जो भी अधिकारी वगैरह होते हैं वो केंद्र सरकार के अंडर में ही काम करते हैं, उनके नियंत्रण में होते हैं, उनकी देखरेख में काम करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त IAS IPS अधिकारी के अतिरिक्त राज्य के प्रशासन में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारियों का भी योगदान होता है, जैसा कि हम आगे संघवाद वाले अध्याय में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो भी IAS IPS अधिकारी होते हैं, इनके अलावा राज्य के जो कुछ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी होते हैं उनका भी योगदान होता है काफ़ी। यानी स्टेट लेवल पे स्टेट का योगदान होता है, केंद्र के लेवल पे केंद्र का योगदान होता है। और केंद्र और राज्य के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम पढ़ेंगे, संघवाद जो है आपका, फेडरलिज्म। नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोकहितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती हैं। यानी नौकरशाही के माध्यम से क्या होता है कि सरकार की जो भी लोकहित नीतियां होती हैं, सरकार जो भी लोगों के हित में नीतियां बनाती है वो पब्लिक तक पहुंचती हैं नौकरशाही के माध्यम से। वह नौकरशाही इतनी शक्तिशाली होती है कि आम आदमी सरकारी अधिकारी तक पहुंचने से डरता है। यानी जो नौकरशाही है वो इतनी पावरफुल होती है कि जो नॉर्मल जो लोग होते हैं वो सरकारी अधिकारी जो होते हैं उन तक पहुंचने से डरते हैं। यह लोगों का आम अनुमान है कि नौकरशाही सामान्य नागरिकों की मांग और आशाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होती, लेकिन जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार नौकरशाही को नियंत्रित करती है तब इनमें कुछ समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल किया जा सकता है। यानी यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि नौकरशाही जो है वो पावरफुल है, वो ठीक है, बट ये बता रहे हैं कि जो लोगों की मांगे होती हैं, जो आशाएं होती हैं, उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती उनकी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो लोकतांत्रिक ढंग से चीज़ें चुनी जाती हैं, उनको लोकतांत्रिक तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो सरकार होती है वो नौकरशाही को कंट्रोल करती है और तब इनको वो जो भी समस्याएं होती हैं वो काफ़ी प्रभावी ढंग से यानी अच्छे ढंग से उनको हल करती है, सॉल्व करती है। वह दूसरी ओर ज़्यादा राजनीति हस्तक्षेप से नौकरशाही राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना बन जाती है। यानी क्या बता रहे हैं कि दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जो राजनीतिक हस्तक्षेप होता है अगर वो ज़्यादा करते हैं तो जो नौकरशाही है वो राजनीतियों के हाथ का खिलौना बन जाते हैं। यानी फिर जो पॉलिटिशियन है वो उनको खिलौने की तरह यूज़ करते हैं। किसको? जो भी सिविल सर्वेंट होते हैं, नौकरशाही के जो लोग होते हैं। उसके बाद कहाँ तक हो गया था? ओके, ये हमारा लास्ट पेज था। हालांकि संविधान ने भर्ती के लिए एक स्वतंत्र मशीनरी बनाई, लेकिन अनेक लोगों का मानना है कि सरकारी कर्मचारी को अपने कार्यों के संपादन में राजनीतिक हस्तक्षेप बचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। यानी यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि संविधान ने भर्ती के लिए कुछ स्वतंत्र मशीनें वगैरह बनाई है, मशीनरी बनाई है, लेकिन क्या होता है कि अनेक जो लोग होते हैं उनका मानना ये है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो अपने कार्यों के संपादन में यानी जो वो काम कर रहे हैं उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने का कोई तरीका नहीं है। यानी अगर किसी की भर्ती हो रही है उसमें कोई पॉलिटिशियन इंटरफेयर कर रहा है तो उसको उससे बचाने के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए, वो नहीं है। ओके, यह भी महसूस किया जाता है कि माना जाता है कि जनता के प्रति नौकरशाही का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है। देखो स्पष्ट लाइन बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बता रहे हैं कि ऐसा फील होता है लोगों को कि जनता के प्रति जो भी नौकरशाही है, नौकरशाही उत्तरदायी है, उसको सुनिश्चित करने के लिए, उसे फिक्स करने के लिए, उसे परमानेंटली करने के लिए कोई पर्याप्त प्रावधान नहीं है। पर यह आशा की जाती है कि
सूचना का अधिकार जैसे कदम नौकरशाही को और अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बना सकेंगे। यानी जो सूचना का अधिकार है, ऐसे जो कदम हैं काफ़ी ज़्यादा इसके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, उत्तरदायी हो सकते हैं, इसको और ज़्यादा आगे प्रमोट करते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, यही हमारा ख़त्म होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक यू।